हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में डीजी में खुश आमदीद। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे अ टेल ऑफ टू सिटीज, जिसे लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। चार्ल्स डिकेंस एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, राइटर और ऑथर हैं। वो 7 फरवरी 1812 को लैंडपोर्ट, पोर्ट्समाउथ, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए और 9 जून 1870 को उन्होंने गेड्स हिल प्लेस, यूनाइटेड किंगडम में वफात पाई। अ टेल ऑफ टू सिटीज का जानरा है हिस्टोरिकल नॉवल, लैंग्वेज इंग्लिश है और सेटिंग लंदन और पेरिस में इनकलाब फ्रांस के तनाजर में तरतीब पाया 1775 से लेकर 1792 तक। ये पब्लिश हुआ था 1859 में। अ टेल ऑफ टू सिटीज डिकेंस का 12वां नॉवल है। डिकेंस ने आपने इस नॉवल को पब्लिश किया था। उनका एक वीकली जर्नल था जिसका नाम है ऑल द ईयर राउंड। इसके अंदर उन्होंने इस नॉवल को 30 अप्रैल से लेकर 29 नवंबर 1859 में शाया किया। अ टेल ऑफ टू सिटीज डिकेंस के तमाम नॉवेल्स में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। इसके मेन कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, लूसी मैनेट, चार्ल्स डार्ने, सिडनी कार्टन, रीस डिफार्ज, अर्नेस्ट डिफार्ज, जेरी क्रंचर, मिस्टर लॉरी जार्विस। समरी ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज की शुरू की लाइनें जो है इंग्लैंड और फ्रांस में जिंदगी पर रोशनी डालती हैं। शुरू की लाइनें हैं, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। साल 1775 की बात है। फ्रांस और इंग्लैंड में समाजी बत्तियां अरूज पर है। दोनों ममालिक की अशराफिया यानी हुक्मरान तबका जो है, इनमें और आम लोगों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अशराफिया के लिए ये बेहतरीन वक्त है। उन्हें आम लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अशराफिया समझती है कि उनकी हुक्मरानी हमेशा तक कायम रहेगी। फ्रांस बदतरीन अफराती ज़र का शिकार है। अवाम महंगाई से तंग है। आम शहरियों के लिए जुल्म और ना इंसाफियों को बर्दाश्त करना अब मुमकिन नहीं रहा। मुल्क की सूरत हाल से तंग अवाम समझते हैं कि वो बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हंगामा खेज बगावत करीब है। फ्रांस के अवाम खुफिया तौर पर लेकिन मुस्तकिल मजाजी के साथ इनकलाब की तरफ रवां दवा है। इंग्लैंड में नवंबर की एक सर्द रात है। एक घोड़ा गाड़ी डाक और मुसाफिर लेकर डोवर की तरफ रवाना होती है। अंधेरी रात और धुंध की वजह से मुसाफिर, कोचमैन और गार्ड परेशान है। डकैती की वारदातें आम है। मुसाफिर एक दूसरे से उतने ही खौफजदा हैं जितना कि वो डाकुओं से। गाड़ी जो ही एक पहाड़ी पर पहुंचती है, मुसाफिरों को घोड़े के पांव की आवाज सुनाई देती है। आवाज उनकी तरफ बढ़ती जाती है। घुड़सवार जेरी क्रंचर लंदन में टेल्सन्स बैंक का कासिद है। वो बिल्कुल अनपढ़ है। वो रेजरेक्शन मैन है। दिन के वक्त वो पोर्टर का काम करता है, कासिद का काम करता है और रात के वक्त मेडिकल मकासद के लिए लाशें चोरी करता है। मिस्टर जार्विस लॉरी इसी गाड़ी का मुसाफिर है। वो टेल्सन्स बैंक का एक वफादार और बुजुर्ग मुलाजम है। हम आगे देखेंगे कि वो लूसी और उसके बाप के साथ नरमी के साथ पेश आता है। घुड़सवार कासिद मिस्टर जार्विस लॉरी को पैगाम देता है। मिस्टर जार्विस लॉरी पैगाम पढ़ता है। पैगाम क्या है? वेट एट डोवर फॉर मैमसेल्फ। मिस्टर जार्विस लॉरी जेरी क्रंचर को इस पैगाम के साथ वापस भेजता है। रिकॉल्ड टू लाइफ। गाड़ी अपना सफर जारी रखती है। जेरी क्रंचर वापस लंदन चला जाता है और मिस्टर जार्विस लॉरी के पुर असरार जवाब पर गौर करता है। गाड़ी डोवर की तरफ अपना सफर जारी रखती है। मिस्टर जार्विस लॉरी बेचैन कैफियत में मुब्तला है। बेचैनी में वो ऊँघने लगता है, ताहम अपने मिशन पर गौर करता है। उसका मिशन है टू डिग समवन आउट ऑफ अ ग्रेव हु हैज बीन बेरिड अलाइव फॉर 18 years। वो इस सोच में खो जाता है कि उस आदमी का चेहरा कैसा दिखेगा और कि इन सालों ने उस पर किस कदर शदीद असर डाला है। उस आदमी का चेहरा जहन में लाकर मिस्टर जार्विस लॉरी परेशान होता है। वो उस आदमी के साथ मुकालमे का तसव्वुर करता है। उसके साथ अपने मुकालमे में वो बार बार उससे पूछता है, आई होप यू केयर टू लिव, और वो आदमी बार बार जवाब देता है, आई कांट से। डोवर में एक होटल है जिसका नाम है रॉयल जॉर्ज होटल। मिस्टर जार्विस लॉरी सुबह देर गए होटल पहुंचता है। वो तरोताजा होता है, आराम करता है और सारा दिन अपने मिशन पर गौर करने और एक नौजवान औरत जिसका नाम है लूसी मैनेट उसके इंतजार में गुजार देता है।
लूसी मैनेट जब वहां पहुंच जाती है वो अपना तारुफ पेश करता है और जिस मकसद के लिए उन्हें पेरिस जाना है उस मकसद के हसूल में उस औरत को क्या करना है उस पर यहाँ करता है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट लूसी मैनेट का बाप है। वो समझती है कि उसका बाप मर चुका है, हालांकि वो जिंदा है। उसने गुज़श्ता 18 साल पेरिस की जेल में खुफिया तौर पर कैद काटी है। फ्रांसीसी हुकाम ने हाल ही में उसे रिहा किया है। मिस्टर जार्विस लॉरी टेल्सन्स बैंक का मुलाजिम है। डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट टेल्सन्स बैंक का क्लाइंट था। टेल्सन्स बैंक मिस्टर जार्विस लॉरी को एक खुफिया मिशन पर पेरिस भेजता है। उसका मिशन ये है कि डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को पहचान कर बाहिफाजत इंग्लैंड वापस लाए। लूसी मैनेट अपने बाप की देखभाल करेगी। पेरिस का एक मुजाफाती इलाका है सेंट एंटोन। ये एक गुंजान आबाद इलाका है, स्लम एरिया है। सेंट एंटोन की एक गली में अफरा तफरी का मंजर है। वहाँ एक शराब की दुकान है। एक टूटे हुए बर्तन से कुछ शराब बह निकलती है। लोगों का हजूम उस शराब को उठाने के लिए आया है। शराब खत्म होने पर लोग अपने काम काज पर लग जाते हैं। ताहम उस गली में सुर्ख शराब के दाग और इंसानी हाथों, चेहरों और पांव के निशान बाकी हैं। ये निशान उस खून रेजी की पेशनगोई करते हैं जो आइंदा सालों में बहेगा। अर्नेस्ट डिफार्ज दुकान का मालिक है। मैडम ट्रीज डिफार्ज उसकी बीवी है। अपनी दुकान में वो 3 और आदमियों के साथ बात करते हैं। उन 3 आदमियों को जैक्विस, फ्रेंच में याक कहा जाता है। दुकान का मालिक अर्नेस्ट डिफार्ज उन आदमियों को ऊपर की तरफ 5वीं मंजिल पर एक कमरे में भेज देता है। इसी दौरान मिस्टर जार्विस लॉरी और लूसी मैनेट दुकान में दाखिल होते हैं। अर्नेस्ट डिफार्ज के साथ मुख्तसर गुफ्तगू के बाद वो उसके पीछे 5वीं मंजिल के एक कमरे में चले जाते हैं। उधर वो 3 आदमी यानी जैक्विस, फ्रेंच में उन्हें याक कहा जाता है, दीवार के सुराखों से उनकी तरफ बाहर झांकते हैं। अर्नेस्ट डिफार्ज कमरा खोलता है। मिस्टर जार्विस लॉरी और लूसी मैनेट अंदर चले जाते हैं। तारीक कमरे के अंदर सफेद बालों वाला एक शख्स बेंच पर बैठकर जूते बनाने में मसरूफ है। वो उम्र रसीदा है। उसने 18 साल जेल काटी है। वो कमजोर और लागिर दिखाई देता है। उसका रंग जर्द पड़ चुका है। लगता है कि उसे सिर्फ जूते बनाने आते हैं। उसे ये भी पता नहीं कि वो जेल से रिहा हो चुका है। जब उसका नाम पूछा जाता है तो वो जवाब देता है 105 नॉर्थ टावर। जब लूसी मैनेट उसकी तरफ आगे बढ़ती है उसे महसूस होता है कि ये शक्ल तो देखी देखी लगती है। उसने एक कपड़ा अपनी गर्दन पर लपेट रखा है। उस कपड़े के साथ उसने 2 सुनहरी बाल बांध रखे हैं। वो लूसी मैनेट के बालों से उन बालों का मुआवजा करता है। उसे लूसी मैनेट की माँ याद आने लगती है। जब वो अपनी बेटी लूसी मैनेट की आवाज सुनता है तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि लूसी मैनेट की आवाज अपनी माँ की आवाज जैसी है। वो अपने बाप को गले लगाती है। उसका बाप रोने लगता है तो लूसी मैनेट उसको तसल्ली देती है। इसके बाद अर्नेस्ट डिफार्ज डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को वहां से निकालने में मिस्टर जार्विस लॉरी और लूसी मैनेट की मदद करता है। मिस्टर जार्विस लॉरी, लूसी मैनेट और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट बजरिया बहरी जहाज इंग्लैंड जाते हैं। उनकी कोच जो ही जहाज की जानिब बढ़ती है, मिस्टर जार्विस लॉरी उस बुजुर्ग डॉक्टर को देखते रह जाते हैं जिसे उन्होंने बाजियाब कराया है। Mr. Jarvis Lorry wonders if the doctor will be able to be recalled to life. Recall to life के 2 मतलब हैं। नंबर 1, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट की बेस्टील किला में 18 साल कैद काटने के बाद उसकी जिस्मानी रहाई यानी उसका नया जन्म। नंबर 2, सिडनी कार्टन की रूहानी बेदारी जब उसे लूसी मैनेट से प्यार होता है। 5 साल गुजर चुके हैं जब टेल्सन्स बैंक ने डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को इंग्लैंड वापस लाने के लिए मिस्टर जार्विस लॉरी को इंग्लैंड भेजा था। जेरी क्रंचर टेल्सन्स बैंक में पोर्टर और कासिद का काम करता है। उसका एक बेटा है जिसका नाम है जेरी। वो अक्सर अपने बाप के साथ आता जाता है। एक दिन सुबह के वक्त काम से पहले घर पर जेरी क्रंचर की नजरें उसकी बीवी पर पड़ती हैं। वो नमाज पढ़ रही है। अपनी बीवी को देखकर वो परेशान होता है। वो शिकायत करता है कि उसकी बीवी उसकी खुशहाली के खिलाफ नमाजें पढ़ती है। वो अपनी बीवी से कहता है कि वो ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा। नाश्ते के बाद जेरी क्रंचर और उसका बेटा टेल्सन्स बैंक जाते हैं। वो बैंक खुलने का इंतजार करते हैं। बैंक जेरी क्रंचर को पैगाम पहुंचाने के लिए अंदर बुलाता है। उसकी उंगलियों पर जंग लगा रहता है। ये जंग उसके बेटे के लिए एक मोमा है। जेरी क्रंचर को मिस्टर जार्विस लॉरी के लिए एक पैगाम देकर ओल्ड बैली की अदालत में भेजा जाता है। उसे बताया जाता है कि जब तक मिस्टर जार्विस लॉरी को उसकी जरूरत है वो उधर ही ठहरे। पैगाम देकर जेरी क्रंचर हजूम से भरे कमरा अदालत में दाखिल होता है। चार्ल्स डार ने
पर गद्दारी का इल्जाम है। लूसी मैनेट और डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट को अदालत में तलब किया जाता है। चार्ल्स डार्ने फ्रांस और इंग्लैंड में आता जाता है। उस पर शुबा है कि उसने फ्रांस को कुछ ऐसी दस्तावेज फ्राहम की हैं। उन दस्तावेज में अफवाज इंग्लैंड के फ्रांस में अहदाफ का जिक्र है। मैनेट्स इस्तगासा के गवाह हैं। मुलजम खामोशी और सुकून से हजूम के सामने खड़ा रहता है। लोग उसकी नजरों पर टिकटकी लगाए खड़े हैं। अपने मुखालिफ गवाहों को देखकर मुलजिम खौफजदा होता है। मुलजिम को उस हालत में देखकर लूसी मैनेट घबरा जाती है और मुलजिम के लिए उसकी हमदर्दी लोगों को बहुत मुतासर करती है। चार्ल्स डार्ने फ्रांस का शहरी है। वो असूल पसंद है। वो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है। मिस्टर स्ट्राइवर चार्ल्स डार्ने का वकील है। लंदन में अटॉर्नी है। वो चार्ल्स डार्ने का मुकदमा लड़ता है। जॉन बरसात और रोजर क्लाई इस्तगासा के दो अहम गवाह हैं। जॉन बरसात रोजर क्लाई का पार्टनर है। यह मौका परस्त है और बरतानवी जासूस है। रोजर क्लाई मुलजम का साबका मुलाजम है। गद्दारी के मुकदमा में उसी के खिलाफ गवाह भी है। इनकलाब फ्रांस के वक्त जेल के जासूस के तौर पर जाहिर होता है। चार्ल्स डार्ने का वकील मिस्टर स्ट्राइवर उन दो गवाहों पर अदम इत्मीनान का इजहार करता है। मिस्टर स्ट्राइवर तरक्की पसंद और पुरजोश वकील है। सिडनी कार्टन मिस्टर स्ट्राइवर का असिस्टेंट है। मुकदमे में अहम मोड़ उस वक्त आता है जब सिडनी कार्टन, जो कि एक सुस्त और काहिल बैरिस्टर है, अपने बॉस को कार्टन और चार्ल्स डार्ने के माबैन जिस्मानी मुशाहबत से आगाह करता है। इस्तगासा के एक और गवाह ने शहादत दी कि उसने चार्ल्स डार्ने को होटल में किसी का इंतजार करते देखा था। मिस्टर स्ट्राइवर उससे पूछगिछ के दौरान उसकी तवज्जो मुशाबहत की तरफ मबजूल कराता है कि शायद वो किसी और को चार्ल्स डार्ने समझ बैठा है, लिहाजा मिस्टर स्ट्राइवर उसकी गवाही पर शक करता है। मिस्टर स्ट्राइवर जॉन बरसात को जासूस और रोजर क्लाई को उसका साथी डिक्लेयर करता है। वो बताता है कि चार्ल्स डार्ने मासूम है। उसे तो अपने खानदानी मामलात की वजह से दो ममालिक के माबैन सफर करना पड़ा। 1.5 घंटे बाद अदालत फैसला करती है कि चार्ल्स डार्ने बेकसूर है। समाअत के बाद चार्ल्स डार्ने सिडनी कार्टन और मिस्टर स्ट्राइवर डॉक्टर मैनेट के घर वक्त गुजारते हैं। वो लूसी की खूबसूरती, हमदर्दी और मेहरबान फितरत की जानिब रागिब होते हैं। मिस्टर स्ट्राइवर लूसी को प्रपोज करने के बारे में सोचता है, लेकिन मिस्टर लॉरी उसे मना करता है। सिडनी कार्टन लूसी के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन वो उसे प्रपोज नहीं करता। उसे मालूम है कि उसका शराबी और बेहिस तर्ज जिंदगी लूसी के लायक नहीं है। ताहम वो अहद करता है कि वो बड़ी खुशी के साथ उस जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जान वक्फ करेगा जिसे लूसी पसंद करती है। लूसी उसके खलूस और लगन से मुतासिर है। बिल आखिर डार्ने लूसी की मोहब्बत जीत जाता है। उनकी शादी हो जाती है। जब वो हनीमून पर जाते हैं, डॉक्टर मैनेट की ज़हनी कैफियत बिगड़ जाती है। 9 दिन तक वो उसी कैफियत में रहता है। वो समझता है कि वो दोबारा जेल में जूते बना रहा है। इसी दौरान फ्रांस में सूरत हाल बिगड़ने लगती है। डार्ने का एक चचा है मार्क्विस सेंट एवरेमॉन। वो 60 साल का है। वो एक खुदगर्ज, मगरूर, जालिम और बेहिस इंसान है। पेरिस की गलियों में वो एक किसान के बच्चे को घोड़ा गाड़ी के नीचे रौंद डालता है और उस किसान का नाम है गैस्पर्ड। गम से निढाल बच्चे का वालिद यानी गैस्पर्ड जब कातिल गाड़ी की तरफ बढ़ता है तो बड़े तकब्बुर के साथ मार्क्विस सेंट एवरेमॉन्ड एक सिक्का उसकी तरफ फेंक देता है। डिफार्ज गैस्पर्ड को तसल्ली देता है। मार्क्विस सेंट एवरेमॉन्ड उसकी तरफ भी एक सिक्का फेंक देता है। जो ही घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ती है, एक किसान एक सिक्का उस गाड़ी में वापस फेंक देता है। किसान के इस अमल से उसे गुस्सा आता है। यूं वो किसानों को धमकाता हुआ वहां से चला जाता है। उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। उसे अपने घोड़े की फिक्र है। बच्चे को रौंद कर उल्टा किसानों को बुरा भला कहता है। फ्रांस में बद अमनी के आसार उस वक्त वाजे होते हैं जब गैस्पर्ड मार्क्विस सेंट एवरेमॉन्ड से बदला लेता है और उसे बिस्तर पर कत्ल कर देता है। अगरचे डार्ने को टाइटल और जायदाद वरासत में मिली है, लेकिन उसने अपने सफाक खानदान से ताल्लुकात खत्म कर लिए हैं और अब इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ाता है। पेरिस के मशरक में मिडीवल टाइम्स का एक किला है, उसका नाम है बेस्टील। 17वीं और 18वीं सदी में अहम अफराद को जराइम की पदाश में वहां नजरबंद किया जाता था और कत्ल किया जाता था। जुलाई 1789 में पेरिस के मुसल्ला लोग बेस्टील किले पर धावा बोल देते हैं। इस तरह फ्रांस का इनकलाब पूरी आबोताब के साथ फूट पड़ता है। डिफार्जिस एक फ्रेंच खानदान है। अर्नेस्ट डिफार्ज भी उसी खानदान से ताल्लुक रखता है। डिफार्ज खानदान इनकलाबी तहरीक में मरकजी किरदार अदा करता है। ये खानदान तशद्दुद और तबाही मचाने में लोगों की रहनुमाई करता है। 1792 तक इनकलाबी लोग फ्रांस का कंट्रोल
माहौल संभाल लेते हैं। इनकलाबी लोग जिस किसी को रियासत का दुश्मन समझते हैं उसे कैद करते और कत्ल कर डालते हैं। डार्ने को एवरेमोंट की जानिब से एक खत मौसूल होता है और एवरेमोंट डार्ने का चचा है। खत में लिखा है कि वो पकड़ा गया है। वो डार्ने से इल्तिजा करता है कि उसे बचाने फ्रांस आए। डार्ने फ्रांस रवाना होता है। जब वो पेरिस पहुंचता है, इनकलाबी लोग उसे ला फोर्स जेल में डाल देते हैं। जेल में उसके पास किसी से राब्ता करने और ना ही मुकदमा करने की कोई उम्मीद है। डॉक्टर मैनेट, लूसी और लूसी की बेटी भी पेरिस पहुंच जाते हैं। मिस्टर लॉरी जो कि टेल्सन्स बैंक का मुलाजिम है, टेल्सन्स बैंक का पेरिस में ऑफिस है, वहां वो सब के सब पेरिस में टेल्सन्स बैंक के ऑफिस में मिस्टर लॉरी से मिलते हैं। बेस्टील का साबका कैदी होने की वजह से इनकलाबी लोग डॉक्टर मैनेट को हीरो समझते हैं। इनकलाबी लोग डॉक्टर मैनेट को ये जानने में मदद फराहम करते हैं उसके दामाद के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर मैनेट असर और रसूख इस्तेमाल करता है। वो अपने दामाद की रिहाई का मुकदमा करता है। डॉक्टर मैनेट डार्ने के हक में गवाही देता है। यूं वो रिहा हो जाता है। डार्ने अपनी बेटी और बीवी के साथ चंद घंटे गुजारता है। ताहम डिफार्जिस के इल्जामात की बुनियाद पर इनकलाबी लोग उसे दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन डार्ने की समाअत होती है। जज डार्ने पर इल्जाम तराशी करने वालों के नाम बताता है और उन नामों में है डिफार्जिस और डॉक्टर मैनेट। डॉक्टर मैनेट को शदीद सदमा पहुंचता है। सदमे के साथ वो अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि मैंने तो कभी भी डार्ने की मजम्मत नहीं की। एवरेमोंट खानदान ने मैडम डिफार्ज का खानदान कत्ल किया था। डार्ने का एवरेमोंट खानदान से खूनी रिश्ता है और लूसी का शादी का। परसों पहले डॉक्टर मैनेट जब बेस्टील में कैद था उसने एक खत लिखा था। इस खत में उसने मैडम डिफार्ज खानदान को कत्ल करने की वजह से एवरेमोंट खानदान की मजम्मत की थी। इस खत में उसने चार्ल्स डार्ने के बाप और चचा की भी मजम्मत की थी क्योंकि उन्होंने उसे कैद में डाला था। डिफार्जिस खानदान जो है बेस्टील किला में मौजूद डॉक्टर मैनेट की पुरानी कोठड़ी से उसका पुराना खत ले आते हैं। इन शवाहिद की बुनियाद पर अदालत डार्ने और डॉक्टर मैनेट को सजाए मौत का हुक्म जारी करती है। इस तबाहकुन सूरत हाल को देखकर डॉक्टर मैनेट डिमेंशिया की साबका हालत में वापस लौट जाता है। मैनेट और डार्ने खानदान को बताए बगैर ही सिडनी कार्टन लंदन से पेरिस पहुंच जाता है। सिडनी कार्टन वकील है। उसके जिस्मानी खदोहाल डार्ने के साथ मिलते हैं। लूसी मैनेट से प्यार करता है। डार्ने को बचाने के लिए वो अपनी जान की कुर्बानी देता है। वहां पहुंचकर उसे सब मामलात का पता चल जाता है जो डार्ने के साथ हो गुजरा है। सिडनी कार्टन को लूसी और उसकी बेटी के खिलाफ कत्ल की साजिश का भी पता चल जाता है। सिडनी कार्टन उनकी जिंदगियां बचाने के लिए पुरअज़्म है। जेल के उस मकाम तक रसाई हासिल करने के लिए जहां डार्ने को रखा गया है वो कैद खाना के जासूस से मदद तलब करता है। दोपहर का वक्त है। वो डार्ने की कोठड़ी में दाखिल होता है। डार्ने के साथ कपड़े बदलता है और उसे नशा देकर जेल से निकाल देता है। कोई भी शख्स उनकी शिनाख्त पर सवाल नहीं उठाता। मिस्टर लॉरी डॉक्टर मैनेट, डार्ने, लूसी और लूसी की बेटी को फ्रांस से निकाल देता है। कार्टन फांसी घाट चला जाता है। उसे इस बात से ताकत और तसल्ली मिलती है कि उसकी कुर्बानी से वो औरत और उसका खानदान बच निकला है जिसे वो प्यार करता है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।